बट अधिकतर बार इसका सवाल जो है किताबों में भी, पीएनसी में भी कई बार दिया होता है, कई बार बाइनोमियल थ्योरम में भी दिया होता है। अब एग्जाम में थोड़ी ना हर सवाल के ऊपर लिख के आ रहा है दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम और दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो क्योंकि अगर ये इस टाइप का एक सवाल मैं करा रहा हूँ, इसका एज सच बहुत ज्यादा बाइनोमियल थ्योरम से कोई लेना देना नहीं है। इफ एनीथिंग ये फॉर्मूला पीएनसी से डिराइव होता है। ये इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर है। बात समझ में आती है? तो अगर ये फॉर्मूला आपको इस हिसाब से याद है, कभी आपको कोई फंसा ही नहीं सकता। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर एग्जाम में इसका सवाल पहचानेंगे कैसे? बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आज इस बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 3 में। तो मैं आपका मैथमेटिक्स मास्टर टीचर अंकित कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का इस लास्ट लेक्चर में किस कंटेंट के साथ आया हूं, पहले उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। तो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक क्या होता है और बाइनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों की बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में बाइनोमियल थ्योरम का वो वाला पोर्शन उठाने वाले हैं जो कि बच्चा जनरली छोड़ के जाता है या फिर एग्जाम में उसको लगाना प्रेफर नहीं करता है। ठीक है, और उसका नाम है ये बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स के प्रॉब्लम है। और यकीन मान लीजिए बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स के प्रॉब्लम बच्चा ओवरऑल मतलब उतने मुश्किल भी नहीं होते जिस लेवल पे उनका हवा बना हुआ है। तो आज की इस क्लास में ये जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट वाला जो फंडा है उसको बच्चा हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए बाइनोमियल कॉफिशिएंट के प्रॉब्लम में मेजर तौर पे दो एरियाज होते हैं। जैसे एक एरिया होता है जो डायरेक्टली बाइनोमियल कॉफिशिएंट पे ही जो कि बाइनोमियल थ्योरम पे ही डिपेंड करता है, और एक वो भी एरिया होता है जिसमें एज सच कोई बाइनोमियल थ्योरम का ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं उस वाले एरिया पे फोकस करता हूं जो कि जेईई में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और बच्चा बिल्कुल भी इसको समझ नहीं पाता है। तो उस आज की क्लास को बच्चा शुरू करने के पहले बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक छोटी सी चीज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। कई बार बेटा आपको एग्जाम में सवाल आएगा जहां पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको लगाना होगा जो कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने इंट्रोड्यूस किया था, बट मैंने बोला था इसका सवाल मैं लास्ट लेक्चर में लगवाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले में कुछ ऐसा होता है बेटा, एनसीआर लिखा होता है और इसके साथ साथ आपका एनसी यहाँ पे कई बार इसे r+1 मान लो लिखा होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है n+1 CR+1। बेटा अगर मैं ऐसे केवल फॉर्मूला लिख दूंगा ना तो एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन होगा ही नहीं, कहां तक तुम इसे कैसे याद करोगे? तो इस फॉर्मूले का बच्चों मैंने शॉर्टकट निकाला और शॉर्टकट का नाम मैंने रखा बड़ा बड़ा, मतलब ये हिंदी वाला मैं बड़ा लिख रहा हूं। ठीक है ना? शॉर्टकट का नाम मैंने रखा बड़ा बड़ा। तो सवाल में क्या होगा, 2n नोटेशन का बच्चा सम आएगा जहां पे ये दोनों चीजें हमेशा इक्वल होंगी। आपको ऐसे इसको पढ़ना है, ये दोनों हमेशा इक्वल होगा और नीचे में एक का डिफरेंस होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो नीचे में ध्यान दोगे यहाँ पे हमने r और r+1 लिखा है। r और r+1 में आपको पता लग रहा है कि r+1 वाली चीज जो होती है बड़ी है। तो मैं बच्चों को आंसर बताता हूँ, इसका आंसर होता है बड़ा बड़ा। बड़ा बड़ा का मतलब क्या था? ऊपर वाला जो n है उसको बड़ा कर दो बाई 1 यूनिट। तो n को 1 यूनिट से जब आप बड़ा करेंगे तो आपका n+1 बन जाएगा। नीचे r और r+1 में बड़ा कौन था? r और r+1 में बड़ा आपका r+1 था, तो नीचे आपका r+1 बन जाएगा। अगर मान लो इसी चीज को मैं ऐसे पूछूं कि भाई अगर मान लो NCR लिखा हुआ है, NCR के साथ मान लो सब में NCR-1 लिखा है, तो फिर से आपको ऑब्जर्व क्या करना है, ये n और n बराबर है तो इसको बड़ा कर दो तो n+1 हो जाएगा। नीचे r और r-1 में बड़ा कौन है? r आपका बड़ा है, तो नीचे आप सिंपली क्या लिख दोगे? नीचे आप r लिख दोगे। इस चीज के साथ हमें कंफर्टेबल होना बहुत ही जरूरी है। बात समझे ना? इस चीज के साथ हमें कंफर्टेबल होना बहुत ही जरूरी है। कुछ में बहुत और भी बेसिक लेवल के मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा 11C7 में 11C8 को ऐड कर दो तो क्या बनेगा? तो बेटा 11 और 11 बराबर है तो 11 11 बड़ा कर दिया 12 बन जाएगा। नीचे 7 और 8 में बड़ा कौन है? 8 बड़ा है, तो यहाँ पे सिंपली आप 8 लिख दोगे।
और यही अगर मैं आपको पूछता कि 11C7 में 11C6 को ऐड कर दो तो क्या बनेगा, तो फिर से 11 11 बराबर है, उसको बड़ा करोगे 12 हो जाएगा। और बेटा 7 और 6 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, तो नीचे आप 7 लिख दोगे। ठीक है, तो ये बड़ा बड़ा वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। बॉटम लाइन क्या है कि ऊपर ये n और n दोनों बराबर होगा, तो उसको बड़ा करोगे तो n+1 हो जाएगा। नीचे एक के डिफरेंस पे लिखा होगा, r और r+1 लिखा होगा, या फिर r -1 लिखा हो सकता है। तो नीचे एक के डिफरेंस पे लिखा होगा, तो नीचे जो बड़ा है, यहाँ पे बड़ा r+1 था, तो यहाँ पे हमने r+1 लिख दिया। अब बेटा अगर इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद है, तो कहीं पे किसी भी कीमत पे आपको एग्जाम में कोई फंसा ही नहीं सकता है। जैसे मान लो मैं सवाल बनाऊं, मैंने बोला 2n+3, सी मान लो मैंने लिखा r-2, प्लस में हमने लिखा 2n+3, सी मान लो हमने लिख दिया r-1, पूछा इसका आंसर बता दो। तो फिर से वही ऑब्जर्व करोगे, सर ये वाला 2n+3, ये वाला 2n+3 बराबर होना चाहिए, तो इसको बड़ा कर दो। तो 2n+3 को जब आप बड़ा करेंगे तो आपका 2n+4 हो जाएगा। r-2 और r-1 में एक का डिफरेंस है, और बड़ा कौन है, बड़ा आपका r-1 है। बेटा इसमें जब आप 1 ऐड करोगे तब यहां तक पहुंचोगे ना, तो इसका मतलब r-1 बड़ा था और दोनों में एक का डिफरेंस था, तो बड़ा बड़ा के हिसाब से नीचे भी क्या हो जाएगा, r-1 हो जाएगा। ठीक है, जेई का इसका एक बेटा बहुत जो कॉमन टाइप का क्वेश्चन जो बहुत बार आ चुका है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। उन्होंने कुछ ऐसे लिखा था, ये इस टॉपिक का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट कोई भी टीचर पढ़ाता है इस क्वेश्चन को, कराता जरूर है। तो मैं भी एक बार आपके लिए लिख देता हूँ। मान लो लिखा हुआ है एनसीआर प्लस में मान लो लिखा है 2 टाइम्स NCR-1 प्लस में लिखा है NCR-2। तो अब देखते हैं इसमें बड़ा बड़ा वाला फंडा कैसे लगता है। इसको सिंप्लीफाई करना है, एक सिंगल सी नोटेशन के फॉर्म में आंसर लाना है। तो इसमें भाई 2 टाइम है, 2 टाइम को तो डील करने का कोई तरीका नहीं, जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें सब कुछ 1 टाइम होना चाहिए। तो इसमें हम लोग करते क्या है, एनसीआर को एनसीआर ही लिखा रहने दिया, ये जो 2 टाइम था इसको हमने 1 टाइम में ब्रेक कर लिया, ये 1 टाइम NCR-1 प्लस 1 टाइम NCR-1, और बाजू में जो आपका लिखा था NCR-2 उसको हमने यूं ही लिखा रहने दिया। अब पहले दो में बड़ा बड़ा वाला फंडा लगाओ, तो n और n बराबर है तो आपका n+1 हो जाएगा c, r और r-1 में बड़ा r है तो आपका r हो जाएगा। अगले में देखते हैं n और n बराबर है तो इवेंचुअली n+1 हो जाएगा c, इन दोनों में बड़ा कौन है, r-1 बड़ा है तो r-1 हो जाएगा। फिर से इसमें बड़ा बड़ा वाला फंडा लगाओ, n+1 बराबर है तो ये आपका हो जाएगा n+2c, उसको बड़ा कर दिया, और r और r-1 में बड़ा कौन है, r बड़ा है तो r आ गया। ये इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर है। बात समझ में आती है? तो अगर ये फॉर्मूला आपको इस हिसाब से याद है, कभी आपको कोई फंसा ही नहीं सकता। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर एग्जाम में इसका सवाल पहचानेंगे कैसे? तो क्योंकि अगर ये इस टाइप का एक सवाल मैं करा रहा हूं, इसका एज सच बहुत ज्यादा बाइनोमियल थ्योरम से कोई लेना देना नहीं है। इफ एनीथिंग ये फॉर्मूला पीएनसी से डिराइव होता है, बट अधिकतर बार इसका सवाल जो है किताबों में भी, पीएनसी में भी कई बार दिया होता है, कई बार बाइनोमियल थ्योरम में भी दिया होता है। अब एग्जाम में थोड़ी ना हर सवाल के ऊपर लिख के आ रहा है दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम और दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो आपको तो मतलब बेसिक क्या पता होना चाहिए कि भाई ये भी सी नोटेशन को मैनिपुलेट करने का बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। दूसरे सवालों से ये अलग कैसे होगा उसकी भी पहचान होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक पहचान वाली बात बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ एक सवाल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, या चलो मैं एक एक सवाल करके दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 6C0 प्लस 7C1 8C2 प्लस 12C6। देख बेटा, अगर इस टॉपिक का कोई सवाल है तो इस टॉपिक के किसी भी सवाल में आम तौर पे बेटा आपको n चेंज होता दिखेगा, n चेंज होगा। अब इस चीज का सेंस थोड़ी देर में और भी ज्यादा बनेगा, क्योंकि आप रिकॉल करो बेटा, जो बाइनोमियल थ्योरम का जो सवाल होता था, इसे बाइनोमियल थ्योरम भी में ऐसा नहीं कि आप लोगों ने आज तक कोई प्रॉपर्टी की नहीं है। इफ एनीथिंग दो सबसे इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। फिर भी एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब एक बात देखिएगा, अगर बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है, देखो ये वाला n, ये वाला n, ये वाला n, ये वाला n आपका सेम है, तो पहला रिजल्ट जो कॉमन सा रिजल्ट क्या लिखा है भाई, NC0 से NCN तक का सम 2 की पावर n होता है। चलो इस पे अभी हम और भी कुछ कुछ सवाल करेंगे।
अगले वाले में देखो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, इसकी वैल्यू बच्चा है NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 के बराबर आती है, और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 2 टू द पावर n-1 के बराबर होती। ये भी जो रिजल्ट था वो बाइनोमियल थ्योरम से आता था, और इन दोनों रिजल्ट में मेन बात क्या है, n आपका सेम होना चाहिए, n आपका सेम होना चाहिए। तो तुम्हें एग्जाम में क्लिक क्या होगा कि अगर वो n के साथ खेल रहा है तो फेयर चांस बनता है कि बेटा ये पहली वाली प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। यदि वो n के साथ खेल रहा है तो फेयर चांस बनता है कि पहली वाली प्रॉपर्टी लगेगी। खैर बी और सी प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग लगाने वाले हैं, जो थोड़ी देर में हम लोग शुरू करेंगे, बट पहले ए प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन को हम लोग लगा लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, नीचे वाला 0 1 2 3 का चेंज होना तो भाई बहुत ही कॉमन सी बात है, वो तो चेंज होता ही था, बट यहाँ पे ऊपर वाला नंबर 6 है, कभी 7 है, कभी 8 है, कभी 12 है। आप इस प्रॉपर्टी पे ध्यान दो, प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई ये प्रॉपर्टी आपको ये बोलती है कि भाई NCR प्लस NCR प्लस 1 इसकी वैल्यू आती है n प्लस 1 CR प्लस 1 के बराबर आती है। नोटिस करने वाली बात क्या है कि किसी भी सवाल में बेटा R तो हमेशा चेंज होना ही है, क्योंकि सवाल अदरवाइज तो बनेगा ही नहीं, बट इस वाले सवाल में 2n मिलके n प्लस 1 हो जाता है, मतलब इस वाले सवाल में आप देखोगे n को चेंज होता है। तो मतलब कभी भी अगर ऊपर वाला नंबर चेंज होता है तो ये सवाल जो है एज सच ए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल बन जाता है, जिसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में भी पढ़ाते हैं, क्योंकि भाई सवाल का वैरायटी बिल्कुल सेम दिखता है ना, इस वजह से इसको यहाँ पे ही पढ़ाया जाता है। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अच्छा, मेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कोई मतलब नहीं, मेन है कि इस वाली प्रॉपर्टी पे तुम्हें ग्रिप होना चाहिए। अब ध्यानपूर्वक सुनना, हमें यहाँ पे बेटा चेन रिएक्शन को शुरू कराना पड़ता है। तो 7C1 का जो चेन रिएक्शन था वो दो लोगों के साथ हो सकता था। 7C1 का भाई यहाँ पे तो पहली बात तो 7 ही होना चाहिए, C0 के साथ भी इनका चेन रिएक्शन हो सकता था, और ये चेन रिएक्शन होके बनता क्या, 7 7 बराबर है 8 हो जाता, नीचे 1 और 0 में 1 बड़ा है तो 8C1 हो जाता। और यही बेटा अगर 7C1 का चेन रिएक्शन अगर 7C2 के साथ होता तो 7 7 बराबर है आपका 8 हो जाता, और 1 एंड 2 में बड़ा कौन है, 2 बड़ा है तो 8C2 हो जाता। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई चेन रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें ये वाला लिखना ज्यादा सही होगा या फिर नीचे वाला लिखना ज्यादा सही होगा। बाय द वे 7C1 पहले से लिखा था। अब एक बात आप समझिए, मान लीजिए बच्चा अगर यहाँ पे आप 7C2 को ऐड करते हो तो 7C2 को घटाना पड़ेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट 7C1 प्लस 7C2 मिलके 8C2 हो जाता। तो अब फिर से आगे फिर 8C2 लिखा है, 8C2 प्लस 8C2 कुछ नहीं कर सकते। मैं पूछूं भाई 8C2 प्लस 8C2 क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर इसमें कुछ नहीं हो सकता, दिस विल बी 2 टाइम 8C2 हो जाएगा। जबकि यही अगर मैं आपसे पूछूं 8C2 प्लस 8C1 क्या होगा, तो ये चेन रिएक्शन फर्दर जाके ये 9C2 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमें लॉजिक क्या क्लियर होता है, लॉजिक ये क्लियर होता है कि भाई साहब यहाँ पे चेन रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें 7C0 की जरूरत है। अब लिखा है 6C0, हमें 7C0 की जरूरत थी। तो भाई आप एक बात समझिए ना, 6C0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, और इसी 1 को बेटा हम लोग 7C0 लिख दे तो भी कोई बुराई नहीं है। तो अब देखिए सवाल आपका क्या लिखा है, सवाल में जो पहला वाला 6C0 लिखा था उसकी जगह हमने 7C0 लिख दिया। अगला वाला बेटा आपका 7C1 लिखा था। अब देखिए चेन रिएक्शन यहाँ से शुरू होता है, ये मिलके कितना हो जाएगा, ये 8C1 हो जाएगा। मतलब शुरुआत का दो टर्म मिलके आपका 8C1 हो गया। उसके अगला टर्म क्या लिखा है, 8C2। अब ये बताइए बेटा अगर मैं 8C1 में अगर मैं 8C2 ऐड करता हूं तो कितना हो जाता है, ये 9C2 हो जाता है। ये फिर से चेन रिएक्शन हो गया। तो भैया इसको खत्म करने के बाद 9C2 हो गया। अच्छा अब बताइए इसका अगला टर्म क्या लिखा होगा, जिसमें नॉलेज के लिए पूछो भाई। 7 + 1 8, 1 + 1 2, मतलब आगे जाने के लिए ऊपर भी एक बढ़ा रहे हैं नीचे भी एक बढ़ा रहे हैं, यस और नो। तो अगला टर्म लिखा होगा 9C3। 8C2 के बाद इस वाली सीरीज में अगला टर्म क्या लिखा होगा, 9C3 लिखा होगा। तो अब अभी तक 9C2 अपने पास आ चुका है, यहां तक 9C2 आ चुका है, और 9C2 यहां तक आ चुका है, और अगला टर्म नेचुरली लिखा होगा 9C3। तो 9C2 प्लस 9C3 मिलकर कितना हो जाएगा, 10C3 हो जाएगा। मतलब सर चेन रिएक्शन प्रॉपर चल रहा है। अब थोड़ा सा बेटा पैटर्न ऑब्जर्व करो,
जब 8C2 खत्म हुआ था तो आंसर आया था 9C2। जब 8C2 खत्म हुआ था तो बेटा आंसर आया था 9C2। 8C2 के बाद वाला जो टर्म है 9C3 था। जब 9C3 खत्म हुआ था तो आंसर आया था 10C3। पैटर्न क्या बन रहा है भैया, 8C2 खत्म होने के बाद 9C2, मतलब ये एक बढ़ गया और ये एक सेम रह गया, ये वाला एक बढ़ गया, ये वाला एक सेम रह गया। तो इवेंचुअली जब लास्ट टर्म आपका 12C6 खत्म होगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 12 में एक बढ़ जाएगा, 12 में एक बढ़ जाएगा मतलब वो 13 हो जाएगा, और जो यहाँ पे 6 है बेटा वो बेसिकली 6 का 6 रह जाएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट नहीं खराब हुआ है तो कैसी चल रही है पढ़ाई, मजा आ रहा है? तो भाई मैं तो इसलिए आ गया कि सोचा थोड़ा झकझोर लूं, हिला लूं, ताकि तुम कहीं सो तो नहीं रहे हो ये पता चल जाए। देखो अक्सर प्रिपरेशन की दिशा जब नहीं पता हो, एक मिनट नालायक, वो वाली दिशा नहीं, ये वाली दिशा, डायरेक्शन। जब प्रिपरेशन की दिशा नहीं पता हो तो अक्सर नींद आती है, उबासियां आती हैं, समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बच्चों के लिए हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूं जिससे उन्हें उनका लक्ष्य दिखता रहे। एकलव्य टेस्ट सीरीज इसी कोशिश की एक पहल है। एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैंने अपने सालों के तजुर्बे से पूरे रिसर्च करके ऐसे टेस्ट पेपर्स बनाए हैं जिससे कि बच्चे को हर वक्त ये पता चलता रहे कि वो कितने पानी में है और अपने लक्ष्य के कितने करीब है। पहले आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बीच बीच में छोटे छोटे यूनिट टेस्ट भी रहेंगे जो 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर पूछे जाएंगे। तो ये सारी मशक्कत क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं भाई कि आपकी दिशा सही रहे, वो वाली नहीं ये वाली। और इस दिशा में आपको हर वक्त ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी सही हो रही है या नहीं, और किस दिशा में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको बड़े डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिलते हैं कि आप कहां कमजोर हैं, कहां मेहनत और करनी है, और ऐसे ही हजारों चीजें जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो भाई एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाते चलिए और हरि के गुण नहीं हर्ष बाबा के गुण गाते चलिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सवालों में आपको ये देखना है कि भैया जो छोटा वाला सी नोटेशन है उसको मैनिपुलेट करने के लिए हमें कौन सा कैटलिस्ट डालना है, और कैटलिस्ट डाल के देखना है कि भाई शुरुआत के अगर 2-3 टर्म मैनिपुलेट हो रहे हैं तो आगे पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरुआत के 2-3 टर्म में आप देख लो क्या मैनिपुलेशन हो रहा है, और वो देखने के बाद में फिर आप उसी आधार पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करके लिख दो कि फाइनल क्या बचेगा। कुछ एक और सवाल करते हैं बेटा, आप लोग और भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक छोटा सा सवाल मैं और उठाता हूं। अब जैसे ये सवाल है, अब ये 100C 50 99C 49 15 उल्टा, तुम उल्टा इसको लिख दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भैया। NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N+1 CR प्लस 1। तुम्हें छोटे n से बड़े n की तरफ जाना आता है ना, तुम्हें छोटे n से बड़े n की तरफ जाना आता है ना, तो तुम छोटे वाले n से शुरू करो। तो मैंने सीरीज को उल्टा लिखा, तो उल्टा लिखा तो भाई पहला टर्म लिखा है 50C0, अगला वाला टर्म आपका लिखा है 51C1। अब सारे टर्म लिखते चले जाओ, अगला टर्म क्या होगा 52C2 होगा, उसके अगला टर्म क्या होगा 53C3 होगा, और ऐसे करते 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 इसका अंत हो रहा है 100C50 पे इसका अंत हो रहा है। अब बेटा देखो, आपको मैनेज करने के लिए 51C1 को 2 लोग मैनेज कर सकते थे। अब फिर से बिल्कुल सेम थॉट, 51C1 को एक तो बंदा मैनेज कर सकता था 51C0। जब ये बंदा इसको मैनेज करता, मैनिपुलेट करता, तो आंसर आता 52C1 आता। क्या 52C1 इनके साथ कुछ कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। तो फालतू में हमें कंफ्यूज ही नहीं होना है, समझे ना। तो हमने क्या बोला कि 51C0 का साथी कौन था? 51C0 था। और आपको पता है कि 50C0 की वैल्यू 1 होती है, NC0 हमेशा 1 होता है बेटा। तो यहाँ पे जो पहला टर्म आपका 50C0 लिखा है उसकी जगह हम 51C0 लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो चेन रिएक्शन दिख रहा है, ये और ये मैनिपुलेट होगा, तुम्हें ओरल पता है क्या बनेगा, ये बनेगा 52C1 बनेगा। ये और ये मैनिपुलेट होगा, तुम्हें ओरल पता है क्या बनेगा 53C2 बनेगा। ये और ये मैनिपुलेट होगा, तुम्हें ओरल पता है क्या बनेगा
54C3 बनेगा। अब यहाँ से चाहो तो आगे भी देख लो, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब सर वो चल रहा है, चेन रिएक्शन चल रहा है तो चलेगा ही चलेगा। अब पैटर्न ऑब्जर्व करो, आप जब मैनिपुलेट हुए थे तो 52 का 53 हो गया था, 2 का 2 रह गया था। आप जब मैनिपुलेट हुए थे तो 53 का 54 हो गया था, 53 का 54 हो गया था, और 3 का क्या 3 रह गया था। तो जब 100C50 जो कि लास्ट टर्म था, 100C50 जब ये मैनिपुलेट होगा तो क्या होगा, फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 101C50। 100 का 101 हो गया और 50 का 50 रहेगा। तो सवाल पहचानना कैसे सर, हमेशा n चेंज होगा। भाई r तो जनरली प्रॉब्लम में चेंज होना ही होना है, बट यहाँ पे पहचान उसी से होती बेटा। अगर n चेंज होता है तो ऐसा नहीं, इस सवाल को बाइनोमियल थ्योरम से कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट बहुत ही वो अननेसेसरी लंबा सा मेथड होता है। तो कभी बेटा n अगर चेंज होता है तो हमेशा इसी मेथड से करना। अब जैसे ये सवाल आया, बच्चा फालतू में कंफ्यूज होता है कि सर ये तो प्लस माइनस लिखा है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार। भाई ये 11C6 लिखा है, बाकी जो तुम बाकी माइनस कॉमन ले लो, बाकी तुम माइनस जो माइनस वाले हैं वहां से यार तुम माइनस को कॉमन ले लो, क्या फर्क पड़ता है। प्लस में 7C3 हो गया। अब भाई इस वाली चीज को हम मैनिपुलेट करते हैं, 11C6 को छोड़ते हैं फिलहाल। हाँ या ना। अब देखो भाई, हमेशा तुम्हें छोटे से बड़े की तरफ जाना आता है। अब हमने बोला 7C3 का साथी कौन कौन हो सकता है, तो 7C3 के दो साथी पॉसिबल है। एक साथी इसका 7C2 भी हो सकता है, दूसरा साथी इसका 7C4 भी हो सकता है। ये मिलके बेटा 8C3 आता है और ये मिलके आपका 8C4 आता है। अब हमेशा डिसाइड कैसे करते हैं कि किस से शुरू करना है, बाजू वाले टर्म से। अब बाजू में 8C4 लिखा था, अगर ये वाला हमने कर दिया तो 8C4 प्लस 8C4 कुछ नहीं हो पाएगा, वो 2 टाइम 8C4 हो जाएगा, चेन रिएक्शन वहीं पे बंद हो जाएगा। तो तुम्हें लॉजिकल सी बात है, ये वाला मेक्स मोर सेंस। तो हमने क्या बोला कि अपन का मतलब आंसर होगा 11C6 माइनस S विल बी द आंसर। अब S को मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं। यहां पे लिखा है 7C3, प्लस में लिखा है 8C4, प्लस में लिखा है 9C5, प्लस में आपका लिखा है 10C6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब 7C3 के साथ हम किसको ऐड करेंगे, 7C2 को ऐड करेंगे। तो हमने क्या बोला भाई साहब, हमने 7C2 को ऐड कर दिया अपने मन से। तो अब 7C2 अगर आपने ऐड किया तो 7C2 आपको घटाना भी पड़ेगा जिससे बैलेंस आउट हो जाए। अब बेटा डायरेक्ट देखो, ये और ये मिलके कितना हो गया 8C3, 8C3 प्लस 8C4 कितना होता है 9C4 होता है, 9C4 प्लस 9C5 कितना होता है, क्या होता है 10C5 होता है, 10C5 प्लस 10C6 कितना होता है, 10C5 प्लस 10C6 कितना होता है 11C6 होता है। मतलब S का आंसर कितना आ गया 11C6, और 7C2 की वैल्यू 7 इंटू 6/2 माइनस 21। अब बताओ फाइनल आंसर क्या होगा, 11C6 माइनस S करोगे तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 21, ठीक है ना। फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 21, क्योंकि फाइनल आंसर क्या था, फाइनल आंसर तो बेटा ये था ना, फाइनल आंसर था 11C6 में से S को हटा दो, तो S को हटाओगे तो प्लस 21 आपका बचेगा। तो ये सवाल बच्चा फालतू में कंफ्यूज क्यों होता है, क्योंकि उसको बड़ा बड़ा वाला फंडा ही नहीं पता है, उसका याद करने का तरीका गलत है। और जैसा आप लोग अभी यहाँ पे ओरल कर पा रहे हो, मैंने बोला 10C4 प्लस 10C5 कितना होगा, 10C4 प्लस 10C5 कितना होगा, बच्चा तुरंत जवाब देगा सर 11C5 होगा। तो जो भाई इस लेवल पे कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जिस बंदे को बड़ा बड़ा वाले शॉर्टकट से फॉर्मूला याद है उसको इसका लॉजिक भी समझ में आता है कि सर 7C3 दो ही लोगों के साथ मैनिपुलेट हो सकता है भाई, नीचे ऊपर तो 7 ही रखना पड़ेगा। अब नीचे 3 को जाए 2 रख दो तो भी काम चलेगा, 3 को जाए 4 रख दो तो भी काम चलेगा। बट ये मुद्दा नहीं कि मैनिपुलेट होके क्या आएगा, वो क्या अगले वाले टर्म के साथ सेम बड़ा बड़ा फॉर्मूला लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, उस बात पे सारी चीजें यहाँ पे निर्भर करती है। तो बेटा इतना जानने के बाद अगर मैं इसका कोई भी सवाल तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें हर सवाल तुम्हें मजाक ही लगेगा। अच्छा ये तो दूसरे टॉपिक का सवाल आ गया, इसको बाद में। अब देखो अब अच्छा बस बहुत इंटरेस्टिंग काम हो, ये इसका सवाल नहीं है, ये इसका सवाल नहीं है, ये वाला सवाल हम लोग आगे लगाएंगे, बट इस वाले सवाल को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम वाले फंडे से लगाएंगे। क्यों यार, देख बेटा
11C0 प्लस 11C1 प्लस 11C2 अप टू 11C11, ये 2 की पावर 11 होता है। फिर से सुनना, 11C0 प्लस 11C1 प्लस 11C2 अप टू 11C11, 2 की पावर 11 होता है। तो मतलब इस वाले सवाल का जो एक्चुअल मेथड आएगा वो बाइनोमियल थ्योरम से आएगा। तो अब दोनों में तुम्हें अंतर पता लग रहा है, तो ये सवाल बीच में आया, हालांकि बहुत इजी सवाल है, बट पहले हम लोग क्या करना चाहते हैं, बड़ा बड़ा कंसेप्ट पे जो सवाल है, बड़ा बड़ा कंसेप्ट पे उस सवालों को हम लोग करना चाहते हैं, उसके बाद में इन सारी चीजों को देखेंगे। अभी फिर से बाइनोमियल थ्योरम का सवाल कैसे आ गया, 20C0 के बाद 20C1 है, 20C2 है, 20C3, ये फिर से बाइनोमियल थ्योरम का सवाल आ गया। मतलब जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज है, NC0 से NCN तक का सम 2 की पावर n होता है, उस पर बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। बट उसके पहले सबसे पहले ये बड़ा बड़ा वाले कंसेप्ट को हम लोग खत्म करते हैं। अब जैसे ये सवाल आया, मेरे बच्चे के लिए बेटा पता है सब कुछ मजाक है, उसके लिए सब मजाक है। जैसे मैंने बोला अब इसका आंसर बता दो, तो उसने बोला सर सिग्मा लिखा है, अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला n चेंज हो रहा है, तो अगर ऊपर वाला n चेंज हो रहा है तो मेरे बच्चे को पता है सर ये बड़ा बड़ा वाले कंसेप्ट का सवाल है। वो बोलेगा सर हमने r की जगह 0 डाला, तो एक टर्म बन गया 50C6, r की जगह हमने 1 डाला तो 49C6 बन गया। और ऐसे करते करते मेरा बच्चा बोलेगा सर r की जगह 18 डाल दो, अब लास्ट के कुछ टर्म लिख लेते हैं, 18 डाला तो वो बन जाएगा 32C6, r की जगह 19 डाल दो 31C6 बन जाएगा, r की जगह 20 डाल दो तो 30C6 बन जाएगा। अब देखना बेटा ध्यानपूर्वक, अब हमेशा तुम्हें छोटे से बड़े जाना, अब 50 से 49 थोड़ी ना पहुंचोगे भाई, बड़ा बड़ा वाले में n+1 हो जाता था, तो ये 30 को 31 हम कर सकते हैं। अब क्या ऐड करना है, अब तुम ध्यान दो, 30C6 के दो साथी हैं, 30C6 का एक साथी है जो 30C5 है, और 30C6 का बेटा जो दूसरा साथी है वो है 30C7 है। ये करने पे आपका 31C6 आता है, ये करने पे आपका 31C7 आता है। तुम्हें ये ज्यादा अच्छा लगेगा या फिर ये ज्यादा अच्छा लगेगा फॉर मैनिपुलेटिंग दिस? 31C6 को मैनिपुलेट करने के लिए 31C6 बेकार है, 31C6 को मैनिपुलेट करने के लिए 31C7 बेहतर है। तो हमें देखो कितना लॉजिक के साथ समझ में आ रहा है, हमें कितने लॉजिक के साथ समझ में आ रहा है, सर जो भी हो दिस वन इज बेटर। तो मेरा बच्चा भैया बहुत कंफर्टेबल होके करता है, वो बोलता है कि सर 30C6 लिखा था, इसमें हमने अपने मन से 30C7 को ऐड किया, और ऐसा तो हम कर सकते नहीं थे, तो हमने अपने मन से 30C7 को घटा दिया। अब जो घटा दिया देख लो, इसलिए आंसर में कुछ घटा के लोग लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ऐड किया उससे देखो। अब भाई ओरल करते हैं, मजा आएगा। इनका 31C7 बड़ा बड़ा 30 को बड़ा किया तो 31 हो गया, 6 और 7 में बड़ा कौन है 7, तो बड़ा बड़ा के हिसाब से 31C7 बन गया। 31C7 में 31C6 को ऐड किया, 31C7 में 31C6 को ऐड किया तो 32C7 बन गया। क्या बन गया 32C7, 32C7 में 32C6 को ऐड किया तो क्या बन गया 33C7। अब देखो यहीं तक तुम देख लो, यहां तक क्या बन रहा है 33C7। चेन रिएक्शन सर कंफर्म शुरू हो चुका है। अब चेन रिएक्शन का रिजल्टेंट क्या आता है, सर ये 32 का 33 हो रहा है और 6 का 7 हो रहा है। तो जब ये चेन रिएक्शन ऐसे पूरा पूरा जाएगा तो ये जो 50C6 जब मैनिपुलेट होगा तो ऊपर भी एक बढ़ के 51 हो जाएगा, C 6 बढ़ के 7 हो जाएगा, और माइनस में आपका क्या आ जाएगा 30C7 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे बचा था। ठीक है ना, तो आंसर विल बी 51C7 माइनस 30C7, दैट इज ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो बच्चा यहाँ पे आपको पहचान होना बहुत जरूरी है। यदि आपको पहचान प्रॉपर तरीके से नहीं है तो ऐसे सवालों में आप पक्का फंसोगे, और ये वाला सवाल हमेशा इसी फॉर्मूले पे आधारित होता है। अब जो बाइनोमियल थ्योरम का जो मेन स्ट्रीम प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे आपको लेक्चर 1 में बताया था भाई 1 + x की पावर n की आइडेंटिटी में, 1 + x की पावर n की आइडेंटिटी में आप x की जगह 1 डाल दो, तो x की जगह 1 डालने पे आपको क्या आता था NC0 + NC1 + NC2 अप टू NCN 2 की पावर n के बराबर आता था। और ये अगर आप x की जगह -1 डाल दो तो आपको क्या आता था NC0 NC2 NC4 का जो
सम होता है वो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 के बराबर होता है, और ये दोनों चीजें 2 की पावर n-1 के बराबर होती है। भले बेटा ये बड़ा बड़ा वाली प्रॉपर्टी लिखी, बड़ा वाली प्रॉपर्टी इसके साथ लिखी, बट दोनों का सवाल बिल्कुल अलग अलग होता है, और सवाल अलग अलग है, सवाल मुश्किल नहीं है, मैंने पहचान में आना चाहिए। तो अगर कोई भी सवाल B या C प्रॉपर्टी पे है तो उसमें बेटा n नहीं चेंज होगा। n अगर चेंज हो रहा है तो हमेशा आप A वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को लगाओ, क्वेश्चन आपसे ज्यादा इजीली होगा। सही है ना? देखा जाए बच्चों इसको फिर। चलो भाई हाँ, अब सबसे पहली बात आप लोग सुनिएगा यार, इसे बस सिंपल बातों में कभी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए। सिंपल बातें क्या होती हैं? रुको, इस पे तो हम लोग आते हैं, पहले कुछ सिंपल बातें मैं कर लेता हूँ, क्योंकि सारा कुछ मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, हाई फाई सिंपल तुम लगा ही नहीं पा रहे भाई। अगर किसी को बिल्कुल तुमसे टाइम पास मारना होगा तो वो क्या मारेगा? वो बोलेगा भाई 25C0 से 25C0 लिखा है, 25C1 लिखा है, 25C2 लिखा है, और लास्ट में बोलेगा ऐसे 25C25 लिखा है। बोलेगा इसका सम बता दो, इसका सम ऑब्वियसली 2 टू द पावर 25 हो जाएगा। बिल्कुल अगर टाइम पास मारना होगा तो वो और क्या टाइम पास मारेगा? मान लो लिखा है 20C0 के बाद में डायरेक्ट लिखा है 20C2, उसके बाद में डायरेक्ट लिखा है 20C4, और ऐसे मान लीजिए लास्ट टाइम लिखा है 20C20 लिखा हुआ है, 20C20 लिखा हुआ है। तो इसका सम कितना होगा? अभी 2 की पावर 20 नहीं होगा, इसका सम होगा 2 की पावर 19 होगा। अब ये जो लेवल की चीज है बेटा, इसको भी अच्छे सवाल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? अब जैसे एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखना मैं क्वेश्चन को बना कैसे रहा। मैंने बोला 24C0 प्लस हमने बोला 24C1। अब बोलोगे सर ये तो पहले वाले के सिमिलर आप लिख रहे हो, अभी मजे तो देखो, 24C2, और ऐसे करते करते मैंने मान लो बोल दिया कि 24C मान लो 12 लिखा हुआ। मैंने बोला इसकी वैल्यू बता दो किसके बराबर होगी। अब इसमें भी बच्चे कई बार गलत आंसर बोलते हैं, सर 2 की पावर 24/2 या 2 की पावर 23 होगा। कई बार ऐसे डायरेक्ट आंसर बोलते हैं, उनकी थोड़ी सी नादानी होती है। अब एक बार हम समझते हैं कि भाई सवाल का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, और एक्चुअल प्रोसेस भी इजी होता है। वो लगाते हो तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हो कि आपसे आंसर सही आ रहा है। तो जिन लोगों का जवाब 2 की पावर 23 आया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत हो या सही हो, मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी करने के चक्कर में कई बार थोड़ा सा एरर होने की वजह से जहाँ पे +4 मिलने वाला था -1 मिल जाता है। 5 नंबर का नुकसान होता है 100 मार्क्स के पेपर में, और 5 नंबर बेटा 5% होता है। ठीक है ना? तो जल्दबाजी ना करें, आराम से इसको करते। हमने बोला आपको पता क्या है, आपको एक बात पता है कि 24C0 से 24C1 तक अगर हम जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है बेटा, रास्ते में 24C12 तो पढ़ा ही होगा, ये रास्ते में पढ़ा होगा। और इसके बाद वाला टर्म बताओ क्या क्या पढ़ा होगा? 24C12 के बाद आपका 24C13 पढ़ा होगा, 24C13 के बाद आपका 24C14 पढ़ा होगा, और ऐसे करते करते सेकंड लास्ट टर्म आपका 24C23 पढ़ा होगा। अब चूंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा टर्म्स को लिख रहा हूँ। सीखते वक्त हमेशा मैं ज्यादा लिखाता हूँ, अब उसके बाद से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा कुछ टर्म्स को उतना लिखने की जरूरत नहीं थी। 24C0 से 24C24 तक का सम 2 की पावर 24 होता है, ये बात हमें पता है। अब देखते हैं, ये जो बेटा ऑरेंज कलर से हमने लिखा है उसकी तो हमें जरूरत ही थी। जो व्हाइट वाला वो सारा फालतू का टर्म है, वो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। अब व्हाइट वाले को अगर हमें ऑरेंज वाले के फॉर्म में देखना है, ये सारे व्हाइट चीजों को अगर हमें ऑरेंज के फॉर्म में देखना है, तो कहीं ना कहीं इसमें NCR = NCn-R वाली प्रॉपर्टी लगा दे, क्योंकि व्हाइट वाले में 0, 1, 2, 12 टाइप का नंबर है। अच्छा ये बात आपको पता है ना
ये पहले भी बता चुका हूँ कि एनसीआर जो होता है वो एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 24C13 होगा वो तो बेटा 24C11 हो जाएगा। अच्छा अगला टर्म देखते हैं क्या लिखा है, 24C14 जो होगा वो 24C10 के बराबर होगा। ऐसे करते करते 24C23 24C1 के बराबर होगा और लास्ट वाला हो जाएगा 24C0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक तो पूरा का पूरा आंसर था। मैं मान लेता हूं कि इसका मान लो सम था एस के बराबर आता है, तो ये पूरा तो बेटा एस के बराबर लिखा है, प्लस में देखते हैं क्या लिखा है। प्लस में जो बचा है 24C0 से 24C11 तक का सम है। 24C0 से 24C11 तक का सम बचा हुआ है। यहाँ पे h क्या था, 24C0 से 24C12 तक का सम था। तो अब अगर मान लो इसी मतलब छोटा सा एक इमेजिनेशन करना, ये ऐसा ही लिखा था ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं 24C0 से 24C11 तक का सम कितना होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा कि सर इसको उधर ले जाते हैं। 24C0 से 24C11 तक का सम कितना होगा, 20s माइनस 24C12। तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक का सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा s माइनस 24C12 और इसकी वैल्यू आती है जो कि पहले हम लोग लिख चुके हैं 2 to the power 24 के बराबर आता था। ठीक है ना, अब तो बहुत ही आसान हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको इधर लेके जाते हैं तो 24C12 प्लस में 2 to the power 24, बच्चा 2 से डिवाइड कर दो तो s की वैल्यू क्या आती है, हाफ टाइम्स 24C12 प्लस 2 से डिवाइड किया 2 to the power 23। अब जो लोग गलती से 2 to the power 23 बोल रहे थे उनको एहसास हुआ होगा कि सर ऐसा करना ही नहीं चाहिए। आपने जो प्रोसेस बताया वो भी काफी इजी प्रोसेस है, हम फालतू में क्यों उसमें हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, हाँ या ना। तो बेटा अच्छा अब जैसे छोटी मोटी बातें समझ लो। अब जैसे 2 की पावर 19 लिखा है, अब इसमें मैं बीच में कहीं पे बंद कर दूं सीरीज को, मैं बोलूं 20C0 20C2 20C4 और मान लो मैं 20C10 पे बंद कर दूं, तो क्या वो सवाल मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं बनेगा सर। जो पता है वहां से हमेशा शुरू करो। अब जैसे एक छोटी सी बात मान लो मैं बोलता हूँ, अभी जैसा बोल रहा हूं तो मैं करा ही देता हूँ। मैंने बोला एस की वैल्यू बतानी है, मान लो लिखा है 24C0 प्लस 24C2 प्लस 24C4 और लास्ट वाला टर्म के साथ वो खेलेगा। अब लास्ट वाला टर्म अगर मैं 24C24 लिख दूं तब आंसर कितना होगा? अब 2 की पावर 24 मत बोलना, 2 की पावर 23 होगा। एक एक टर्म बेटा स्किप करके लिखा है ना, एक एक टर्म आपका स्किप करके लिखा है ना, हाँ या ना। अब आंसर होता है 2 की पावर 23। अब वो मान लो लास्ट वाले टर्म के साथ भी खेल गया, उसने बोला नहीं लास्ट वाला टर्म 24C12 केवल लिखा। अब सर क्या करेंगे? क्या का कोई जवाब नहीं है भाई, जो तुम्हें आता है वहां से शुरू करो, मैनिपुलेशन खुद ब खुद होता है। कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा हाई फाई कुछ नहीं चलता, और ये सब एग्जाम में बहुत आता है। पता नहीं क्यों बच्चा इनको मुश्किल मानता है, मुझे तो समझ में नहीं आई आज तक। तो हमने बोला भाई तुम उसकी टेंशन ना लो, तुम्हें एक बात पता है तुम किस में कंफर्टेबल हो। सर अगर 24C0 के बाद 24C2 लिखा होता कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे करते करते ऑब्वियस ही बात है सर, बीच में कहीं 24C12 आता 24C12 को सर 24C14 लिखा होता, फिर उसके बाद में 24C16 लिखा होता, और ऐसे करते करते 24C22 लिखा होता। लास्ट टाइम हम 24C24 लिखते, इसकी वैल्यू 2 to the power 23 के बराबर आती। अब बेटा आराम आराम से देख लो क्या फर्क पड़ता है भैया, यहां से लेकर के यहां तक का सम, यही तो प्रॉब्लम में एस दिया हुआ है। बाकी चीजों को देख लो क्या क्या है, बाकी चीजों को आप लोग देख लो क्या क्या है। ये बच्चा क्या बनेगा? ये बनेगा 24C10 बनेगा, हाँ या ना। एनसीआर एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। 24C16 कितना बनेगा? 24C8 बनेगा। ये कितना बच्चा बनेगा? 24C2 बनेगा। लास्ट वाला टर्म 24C0 बनेगा। अब देख बच्चा क्या बच रहा है,
एक्स्ट्रा हमेशा 24C0 से 24C10 तक का सम बच रहा है। अब बताओ वो किसके बराबर होगा? इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? 24C10। तो अब S क्या था? 24C0 से 24C12 तक का सम था। 24C12 को अगर उधर लेके जाओगे तो एंडिंग किससे होगी? 24C10 से होगी। तो अब 24C0 से 24C10 तक का सम कितना होता है? S माइनस 24C12 के बराबर होता, और ये ओवरऑल 2 टू द पावर 23 के बराबर था। आसान बन गया कि नहीं बन गया? तो 2S की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? इसको आप उधर ट्रांसफर कर दिए, 24C12 प्लस 2 टू द पावर 23, 2 से आप लोग डिवाइड कर दे तो हाफ टाइम्स 24C12 हाफ टाइम्स 24C12 प्लस 2 टू द पावर 22 के बराबर आ रही है। और ऐसे टाइप के सवाल आपको जे में अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आती है? तो भाई देखो, कुछ भी मैं आगे हाई फाई भी पढ़ा दूं, जो कि मैं पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब ये बेसिक लेवल के फंडामेंटल से अगर आपको नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो एग्जाम में वो कसम खा के बैठा है कि कुछ ऐसा भयंकर फॉर्मूला पूछना है जो बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता हो। इनफैक्ट इफ एनीथिंग जेई वालों को मजा किस में आता है? बेसिक लेवल पे के कंसेप्ट पे अच्छा सवाल बनाने में मजा आता है। तो मैं भी थोड़ा सा मैं सेशन के एंड में रखता हूँ, क्योंकि वो चीजें मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, बट आपको मैं नॉलेज के लिए, बेटा मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूंगा कि ये वाला सवाल अगर ऐसे नहीं हुआ है तो कैसे हो सकता है, आज ही के सेशन के अंत में बता दूंगा। बट फिलहाल अभी थोड़ा कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं, उन सवालों पे फोकस करते हैं जो सवाल ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। बात समझ में आती? जो सवाल ज्यादातर एग्जाम में आते हैं पहले उन पे फोकस करते हैं, और ये वाला सवाल भी टुवर्ड्स द एंड में आपको बताते हैं। बट इस सवाल का बहुत ज़्यादा कोई रेलेवेंस बनेगा नहीं। आपको पता है मैं क्लास में खड़े खड़े मैं कुछ भी रैंडम सवाल लिखता हूँ, और रैंडम लिखते लिखते मैंने अब ऐसा रैंडम सवाल लिख दिया जिसमें आयोटा वगैरह मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। खैर उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, नॉलेज के लिए समझा दूंगा। वो अलग बात है कि आप उसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो सकता है एग्जाम में ना करो, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट इसमें आयोटा वगैरह रखना पड़ेगा। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देख, एनसीआर के साथ आर का मल्टीप्लीकेशन हो, एनसीआर के साथ आर का क्या हो? मल्टीप्लीकेशन हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस रिजल्ट का बेटा आंसर क्या आता है? इस रिजल्ट का आंसर आता है n इंटू 2 टू द पावर n-1। बच्चा थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नहीं तो मैं पढ़ा सब दूंगा, कल तुम कुछ नहीं पाओगे। एक बात बताना बच्चा, जैसे अभी मैं आपसे पूछूं, ये बताओ बच्चों कि 12C0 प्लस 12C1 प्लस 12C2 अप टू 12C12 कितना होता है? आप बोलोगे सर 2 टू द पावर 12 होता है। बिल्कुल सही बात है। 12C0 से 12C12 तक का जो सम होता है वो 2 टू द पावर 12 होता है। बिल्कुल सही बात है। अब यही अगर मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं आपसे ये बोलूं 0 टाइम 12C0 प्लस 1 टाइम 12C1 प्लस 2 टाइम 12C2, ऐसे करते करते मैंने आपको बोला कि मान लो 12 साइन TC12 कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल नंबर 1। इसी का एक सवाल नंबर 2 भी लिखता हूं। 0 का स्क्वायर टाइम 12C0, 1 का स्क्वायर टाइम्स 12C1, 2 का स्क्वायर टाइम्स 12C2, और ऐसे करते करते मान लो मैंने बोल दिया 12 का स्क्वायर टाइम्स 12C2। तो एक फॉर्मूला सर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को समझते हैं। आर की जगह यहाँ पे 1 लिखा है, चाहे 0 लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आर इज इक्वल टू 0 पे पहले टर्म की वैल्यू 0 हो रही है ना, तो कई बार यहाँ पे आर की जगह 1 लिखते, कई बार 0 लिखते हैं, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो अगर एनसीआर वाला जो टर्म है आर से मल्टीप्लाइड हो, और अगर सारे के सारे टर्म्स लिखे, बेटा यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स लिखे, आर की वैल्यू 1 से भी शुरू हो सकती थी, 0 से भी शुरू हो सकती थी, और आर एन तक जा रहा है। अगर सारे के सारे टर्म्स लिखे हैं तो इसका आंसर बेसिकली डिफरेंशिएट करके आता है। बट फाइनल रिजल्ट आप लोग याद रखो n इंटू 2 की पावर n-1 होता है। मतलब इस वाले सवाल का जो जवाब आएगा n की जगह 12 है, और इंटू 2 टू द पावर 12 - 1 2 टू द पावर 11 के। एक और
1 के सिमिलर। अब सर अगला वाला तो अलग ही लिखा है। सर ये तो पहला वाला हो गया, सेकंड वाला तो सर बहुत ही अलग लग रहा है। सेकंड वाला देख बच्चा क्या लिखा है, जनरल टर्म ऑब्जर्व करो, आर स्क्वायर के साथ आपका 12c आर लिखा है। मतलब यहाँ पे बेटा जो सी नोटेशन होता है ना, उसका कुछ कुछ कॉफिशिएंट होता है, सी नोटेशन का कुछ कुछ कॉफिशिएंट होता है। और आर की वैल्यू बच्चा कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, आर की वैल्यू 12 तक जा रही है। यही बन रहा है ना, ये बन रहा है ना। तो देख बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपका लिखा है आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, आर की वैल्यू 0 1 किसी से शुरू हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 डालने पे पहला टर्म 0 ही आता है। आर की वैल्यू n तक जाती है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन 2 टू द पावर n माइनस 2 के बराबर। बात समझे। तो इस वाले सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बेटा, n की जगह 12 है, 12 इंटू 12 प्लस 1 2 टू द पावर n माइनस 2, 12 माइनस 2 10 आ गया। तो ये बना 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितना होगा, 13 धाम में 130 और 13 दूनी 26, 156। ठीक है ना, 156 टाइम्स 2 टू द पावर 10 इस सेकंड वाले सवाल का जवाब होगा। तो मेरे बच्चे को दो बातें पता होनी चाहिए। सर अगर एनसीआर को हम अगर आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, और यदि हम एनसीआर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है n इंटू एन प्लस 1 2 टू द पावर n माइनस 2। दो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एक यहाँ स्लाइड में लिखा था, एक लिखा नहीं था, तो मैंने एक यहाँ पे आपके लिए लिख दिया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी हम दूसरे और तीसरे की बात करेंगे, उसका यूज बहुत कम होगा। तीसरा, सर अगर सारे सी नोटेशन का स्क्वायर हो, जैसे अभी आपको पता है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN2 टू द पावर n होता है। अब मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि भाई अगर NC0 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस में NC1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अब ऐसे करते करते मान लो अगर NCN का होल स्क्वायर लिखा है तो इसका आंसर बेटा डायरेक्टली आता है 2NCN के बराबर। 2NCN के बराबर आता है। कहने का एक छोटा सा एग्जांपल क्या हो गया, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये एग्जांपल आपका लिखा हुआ है कि भाई 10CR का होल स्क्वायर है। आइडियली क्या लिखा है, ये लिखा है 10C0 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है हमें आंसर ऑलरेडी पता था, बट होल स्क्वायर होने की वजह से तो ये प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, अब हमें नहीं पता। तो इसका आंसर क्या होता है, 2NCN होता है। इसका आंसर होगा 2 इंटू 10 C10 के बराबर होगा। इसका आंसर बेटा 20 C10 के बराबर। पहला वाला तो बिल्कुल ही डायरेक्ट है ये। अब देखो मैं जानबूझ के इजी सवाल है फिर भी मैं लगातार मैं प्रैक्टिस कराए जा रहा हूँ, क्योंकि आएगा यही अगर आना होगा तो। बाकी नॉलेज में आपको पूरी दे दूंगा, एक अलग चीज़ है वो। ये आपका सर हो जाएगा 1 इंटू 10C1, अब प्लस में 2 इंटू 10C2। आगे के कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता था, 10 इंटू 10C10 क्या होता था, n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। तो इसका आंसर होगा 10 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1, 10 टाइम्स 2 टू द पावर 9 विल बी द फाइनल आंसर। सर बी वाले में क्या करना होता है, तो बेटा मैं बच्चों को बोलता हूँ ना कि आप रट्टा ना मारो, आप थोड़ा सा जैसे बेसिक फंडामेंटल पे जाओगे तो आपका काम ज्यादा ही इजी रहेगा। तो बी वाले में क्या करना होता है बेटा, इंटीग्रेशन की टेक्निक हमें फॉलो करनी होती है। अब जैसे एक बात आप समझिएगा, थोड़ा सा कम आता है फिर भी आता है यार, x की पावर r का इंटीग्रेशन करने पे क्या होता है, x की पावर r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 आ जाता है। तो अगर नीचे कोई नंबर डिवीजन में है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन उन लोगों ने किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये सवाल सॉल्व करना था तो हम एग्जाम में लिखते हैं कैसे, मैं बताता हूँ। मैं बोलता हूँ कि 1 प्लस एक्स की पावर 20 का एक्सपेंशन लिख दो, शॉर्ट में लिख दो। तो हमने बोला सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू 20 जाता है, यस और नो। और जनरल टर्म क्या होता है, NCR इंटू एक्स की पावर r होता है। मैंने बोला दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में। पहले मैं इंटीग्रेट करता हूँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ। तो इसको अगर हमने इंटीग्रेट किया तो 1 प्लस एक्स की पावर 21 अपॉन 21 बनेगा। अभी मैं जानबूझ के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा हूँ। मैंने बोला सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू 20,
x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एनसीआर का कोई लफड़ा नहीं है। x की पावर r का इंटीग्रेशन होता है x की पावर r+1 अपॉन r+1। अब बच्चा एक बात बता तू मुझे, ये आंसर लाने के लिए आपको क्या दिख रहा है कि भाई x की जगह इन लोगों ने 1 डाला है, बट ऐसे थोड़ी ना इंटीग्रेशन करके दोनों साइड में 1 डाल दिया। उसी चीज को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन कर, आराम से। एक प्रॉब्लम में b डैश लिखता हूं। b डैश मान लो प्रॉब्लम था कि सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू 20। मैंने बोला 20 CR डिवाइडेड बाई r+1, और मान लो हमने बोल दिया इंटू 6 की पावर r+1। अब बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हमने मान लो अभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख भी देते हैं, चलो तुम लोग भी यार कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे प्लस टी लिख दिया। अब सुनना, बी वाले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, वैसे ना ही, चलो ठीक, मतलब ना ही लिखे, कंफ्यूजन ही होगा, छोड़ो ना यार फालतू का। हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा क्योंकि हमें यार इकट्ठा बी और बी डैश दोनों सॉल्व करना था। बी वाले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें पता लगा सर यहाँ पे x की जगह 1 आपको डालना है। तो बेटा 1 ऐसे डालना नहीं होता, आप क्या बोलते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 आपने। अच्छा, मैथ सेशन देख रहे हो बेटा? हमारे जमाने में ये सब नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। खैर, मजा आ रहा है सेशन में। देखो बेटा, हमारे जमाने में तो ये सब नहीं था, होता तो शायद मैं भी आईआईटी में होता। तो देखो मेरी जवानी में जो नहीं था वो मेरे बुढ़ापे में आ गया और तुम्हारे लिए फायदा देगा। तो इसीलिए सबको मैं कहता हूँ कि एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाओ, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, समझे? और इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारा सवाल है, वो सारा सवाल तुम लगाओगे ना, क्योंकि हमारे टाइम पे तो क्या था कि सवाल लगाते जाओ, भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा आईआईटी, नहीं रही कृपा तो रह जाओगे। तो इसलिए अब भगवान की कृपा वाली बात नहीं है। एकलव्य टेस्ट सीरीज के ज्यादा से ज्यादा सवाल हमने देखे हैं कि जेडब्ल्यू में आते हैं। तुम लगाओ एकलव्य टेस्ट सीरीज के सवाल, बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलते हैं, ध्यान रखना अपना सब बढ़िया से। ठीक है, चलो, राम राम। अब मैं बेटा जानबूझ के मैं यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ाखानी कर, एग्जाम में आप यहीं पे 0 to 1 लिख दोगे, जिससे कि आपको समझने में भी इजी रहेगा, और जब रिवीजन करोगे नोट्स के साथ में तो आपको आसानी रहेगी। तो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फंडा होता था। तो आप जैसे मान लो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, अपर लिमिट डालो तो 2 की पावर 21 आ गया, 0 डालो 1 आ गया। तो बताओ इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, अपर माइनस लोअर, 2 की पावर 21, 0 डाला था 1 आया था, -1 अपॉन 21। अच्छा बता बेटा राइट हैंड साइड में, अब फिर से देख यहाँ पे 0 to 1 डालो तो तुम्हें देख रहा है ना, अपर लिमिट आ गया 1, लोअर लिमिट आ गया 0, x की जगह 0 डाला, 0 की पावर r+1 0, तो ये NCR अपॉन r+1 का सिग्मा आ गया, यस और नो? तो हमने बोला सिग्मा जो भी था ये NCR अपॉन r+1 आ गया, यानी बी वाले प्रॉब्लम का आंसर होगा बच्चा ये वाला नंबर, समझे? अब बी के बाद मैं बोलूं कि बी डैश का आंसर कितना होगा, बी के बाद अगर मैं बोलूं बी डैश का आंसर कितना होगा, तो देखो अब तुम्हें साफ साफ दिखेगा, सर 6 की पावर r+1 लाना था, मतलब यहाँ पे x की जगह हमें 6 डालना है। तो ये मत बोलो 6 डालना है, 0 से 6 के बीच में इंटीग्रेट कर दिया, 0 से 6 के बीच में हमने इंटीग्रेट कर दिया। बात आपको समझ में आ रही? तो अब जैसे सोचिए ना, यहाँ पे हम 0 to 6 लिखते हैं, अपर माइनस लोअर करो, तो 6 और 1 7 बनेगा, 1 बनेगा, मतलब 7 की पावर 21 -1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो 7 की पावर 21 -1 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है ना, इक्वल टू, अब यहाँ पे डालो, 0 पे 0 आ रहा है, 7 डालने पे 7 आ रहा है, तो इक्वल टू सिग्मा जो भी लिखा था 20 CR, अच्छा यहाँ पे NCR लिखा था, आइडली मुझे 20 CR ही लिखना चाहिए, माइंड मत करना आप लोग, 20 CR और कितना 6 की पावर r+1 डिवाइडेड, समझे ना? यहाँ पे चलो तुम 20 लिख लेते हैं, बट समझ में आता है, कोई फर्क नहीं, समझ। तो इंटीग्रेशन वाला जो सवाल होता है उसको आप हमेशा ऐसे डील करोगे तो फायदा होगा। अब सर इसमें आपने हमें मेथड बताया, अब से छोटी मोटी बातें मैं करूं, सिंपल एग्जांपल, इसका अभी क्या है, n × 2 की पावर n-1 है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है,
ठीक है ना। अब R इंटू 20 CR, अब देखो डायरेक्ट ये सब एग्जाम्पल ऐसे सब जे के आए हुए सवाल, 20 CR का सम है, R से मल्टीप्लाइड है, n इंटू 2n-1, 20 इंटू 2 19 इसका आंसर आ गया, 20 इंटू 2 19 इसका आंसर आ गया। अब सुनिएगा, जैसे बेटा ये वाला रिजल्ट मैंने आपको बताया था, आर स्क्वायर से अगर एनसीआर को मल्टीप्लाई किया जाता है कैसे निकालते हैं, इसका जस्ट मैं आपको एक बार डेरिवेशन भी इसके थ्रू बता देता हूं। तो भाई देखो, जो पहला रिजल्ट आता था, जो आर इंटू एनसीआर वाला रिजल्ट था, आर इंटू एनसीआर वाला रिजल्ट था, वो कैसे आता था, हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, डिफ्रेंशिएट करके एक्स के, अब इसी वाले में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके एक्स की जगह 1 पुट कर दो, तो r इंटू एन सी आर का सिग्मा आ जाएगा जो कि n इंटू 2n-1 आ जाएगा। आप पुट करो ना, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करो, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करो, तो कितना आ रहा है, n इंटू 2n-1। सेकेंड वाला रिजल्ट निकालने का प्रोसेस बेटा थोड़ा सा लंबा हो जाता है। वो प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है उसको दोबारा आप x से मल्टीप्लाई करो और फिर डिफ्रेंशिएट करो, तो देखो यही वाला रिजल्ट आता था। बट एग्जाम में प्रैक्टिकली ये दोनों रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन दोनों रिजल्ट्स के अलावा जो इंटीग्रेशन की टेक्निक बताई, वो इंटीग्रेशन की टेक्निक आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती है या फिर होती है, सही मामले में ये बोलना चाहिए। अब बेटा एक मैं आपको लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ विच माइट नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। भाई जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के ज्यादातर सवाल ऐसे हो जाते हैं, अब जैसे ये वाला मैंने आपको बताया था नहीं हुआ था, अब इसके बेसिस पे देखो सवाल क्या क्या बनते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान दो। अच्छा मान लो अगर बीच में प्लस होता है, एक और इंटरेस्टिंग, मान लो अगर बीच में अगर प्लस होता, क्योंकि एक ही शॉट में मैं आपको सारे कंसेप्ट, बीच में प्लस होता तो ऐसा बनता। अब मान ले बेटा अगर तुमसे आ जाए क्वेश्चन, आप ध्यानपूर्वक देखो, क्वेश्चन आ जाए कि 20C70 के बाद डायरेक्ट आपका 27C3 लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपका 27C6 लिखा हुआ है, और ऐसे डायरेक्ट आपका 27C27 लिखा है। तो ऐसे सवाल में तुम्हें करना क्या होता है, इस वाली चीज में एक आपको 1 डालना है, एक ओमेगा डालना है, एक ओमेगा स्क्वायर डालना है, जहां पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, और डाल के आपको ऐड करना है, डाल के ऐड करोगे ये वैल्यू। ऐसे अगर बीच में ऐसे प्लस माइनस ऑल्टरनेट का कोई रिजल्ट आता है जैसा कि ये वाला था, तो ये प्लस माइनस ऑल्टरनेट वाले रिजल्ट में आप आयोटा डालो और माइनस आयोटा डालो, आयोटा माइनस आयोटा डाल के आप ऐड करो, प्लस माइनस वाला रिजल्ट आपको। बट बात यहाँ पे बेटा यही बनती है कि ये सब बहुत ज़्यादा सीखने के बाद में जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से तो ऑब्वियसली बात है उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा, और एडवांस में भी इसके बहुत ही लिमिटेड सवाल, मतलब कहीं 25-30 सालों में एक बार, बट किताबों में दिया होता है। मैंने आपको बता दिया कि जैसे यहाँ पे बोला कि इस एक्सपेंशन में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डाल के ऐड कर दो, तो आपका मतलब 2 टर्म स्किप करके रिजल्ट आ जाता है। तो माइट नॉट बी वेरी रिलेवेंट, बट अगर आपको जानकारी लेनी है तो ये वाला सवाल करके देखोगे, तुम्हें मजा आएगा। फिर उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हें रियल वाला पार्ट निकालना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके, जो कि थोड़ा सा मुश्किल सवाल बन सकता है, हो सकता है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम के कोएफिशिएंट से रिलेटेड आज वाली ये जो क्लास थी, आज वाली क्लास में मैंने आपको जो शुरुआती फंडामेंटल बताया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट बाकी सारे फंडामेंटल पे एग्जाम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इसमें अपना ग्रिप मेंटेन रखते हो तो मुझे लगता है ये एक ऐसा 4 मार्क्स होगा जो आप करके आओगे, बट 1000 में इसमें बता रहा हूँ कहीं 5 बच्चा इसको करके आता है, और अपना टारगेट वही है कि हम हजारों की भीड़ में हम टॉप 5 में आना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो भाई ये चीज़ आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। उम्मीद करता हूँ भाई आज का लेक्चर सारे बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ये उम्मीद क्या करता हूँ, मुझे पता है कि सारे लोगों को बहुत पसंद आया है, क्योंकि चीज़ों को जैसे जैसे पढ़ाया है उस लेवल पे तो बच्चे पढ़ के भी नहीं रखते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम का भी मैं बहुत जल्दी पीवाईक्यू का सेशन लेके आऊँगा। अभी मैंने हाल ही फिलहाल में मतलब मंडे को ना मैंने क्वाड्रेटिक का पीवाईक्यू का सेशन मैंने लिया है, बहुत जल्दी बाइनोमियल थ्योरम की पीवाईक्यू के सेशन के साथ आऊँगा। सवाल को दबा के लगाते रहिएगा, चैनल में सब्सक्राइब रहिएगा, और मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आपको मैथ्स में कहीं कोई दिक्कत ना हो, चीज़ों को अच्छे लेवल पे
एक डेप्थ के साथ आप मैथमेटिक्स को सीखो और मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हुए सीखो। तो बाकी बच्चा मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।